जब एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्याय मांगने के लिए जनता के सामने आता है और आत्मकथा लिखकर अपना पक्ष रखता है तो न्यायपालिका कटघरे में कहीं न कहीं खड़ी होती दिखती है। वो कटघरे में खड़ी हो न हो, पर वो जो न्यायाधीश है वो न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखता जरूर है। आप सही समझ रहे हैं। जी हाँ, आज इंडिया लीगल में हम बात करने वाले हैं जस्टिस गोगोई की किताब पर। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जस्टिस गोगोई ने जिस तरह से अपनी किताब में पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया है, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे उन सबों का जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया, वो जवाब कई सवाल हमारे सामने छोड़ गए हैं। न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक समुदाय पर सवाल उठाती हुई ये किताब बहुत हद तक हमें इस बात की सीख देती है कि कहीं ये एक खतरे की घंटी तो नहीं है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, और उसके लिए ये किताब एक सहज स्थिति पैदा नहीं करती। पिछले दिनों जब पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य रंजन गोगोई की आत्मकथा जारी हुई तो सुर्खियां खूब रहीं। बहुत सारे इंटरव्यूज आपने उनके देखे अलग अलग चैनलों पर। हालांकि उन्होंने प्रिंट का इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया है, लेकिन उन सभी चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और हर एक बार अपनी ही बात को कहीं काटते नजर आए या उस बात से बात निकालते नजर आए। बुक लॉन्च के बाद इंटरव्यू का जो दौर चला, जिसमें जस्टिस गोगोई के बोल ने और भी विवादों को जन्म दिया। वैसे पुस्तक का शीर्षक अपने आप में विवादास्पद रहा। पुस्तक न्यायाधीश के लिए न्याय चाहता है, जस्टिस फॉर जज। न्यायाधीश द्वारा न्याय की मांग करती हुई ये किताब कई लोगों को आश्चर्य में डाल गई। जस्टिस गोगोई की पुस्तक उनके कार्यकाल जितना ही विवादास्पद है। कहा जा सकता है कि 250 पृष्ठ का ये संस्मरण जस्टिस फॉर द जज गोगोई की सार्वजनिक छवि, विरासत और प्रतिष्ठा को बचाने का एक प्रयास है, ये जस्टिस गोगोई ने कहा है। लेकिन इसके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि ये प्रयास कई और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गोगोई ने अपने लिए बागी का तमगा अर्जित किया था। 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कैसे भूल सकेंगे, जब 2018 में इस रेबल जज ने सीजीआई का पद संभाला। उनसे काफी उम्मीदें रहीं। 23 अप्रैल 2012 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 3 अक्टूबर 2018 को उन्हें दीपक मिश्रा के उत्तराधिकारी के रूप में सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसा नहीं है कि जस्टिस गोगोई के फैसलों पर सवाल नहीं उठे हैं। राफेल केस, जस्टिस गोगोई की बेंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अनुच्छेद 32 के शक्तियों के संकीर्ण दायरे की बात कही थी। बेंच ने विवादास्पद बिंदुओं पर एक निर्णायक निर्णय दिया और सौदे का समर्थन किया था, जिससे सरकार को क्लीन चिट मिली थी। राहुल गांधी के समन पर भी सवाल उठे थे। पब्लिशर ने पुस्तक को नो होल्ड्स बार्ड मेमोर की संज्ञा दी है, यानी कि हर राज को बेबाकी से बयान करने वाली आत्मकथा। लेकिन उन घटनाओं को अभी तक नहीं खोला गया है। उन घटनाओं पर वो बेबाक नहीं हो पाए जस्टिस गोगोई, जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। इस किताब में उन घटनाओं और निर्णयों को शामिल किया गया है जो कंट्रोवर्सी का कारण बने थे। मसलन यौन उत्पीड़न के आरोप, राफेल मामले में सरकार को क्लीन चिट, असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर और अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर बहुचर्चित निर्णय। किताब के शीर्षक के अनुरूप जस्टिस गोगोई हर कटीले मसले पर पक्ष तो रखते हुए दिखे हैं, लेकिन जहां पर वो फंसते हुए दिखे उन्होंने कुछ अलग ही कार्ड खेला। ये कार्ड उन्होंने क्यों खेला, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आत्मकथा अदालत में औपचारिक न्याय से हटकर कुछ और तलाश करती हुई नजर आती है। इसमें जनता या लोकप्रिय राय को बदलने की चाहत है। बात अगर यौन उत्पीड़न के आरोपों की करें तो जस्टिस गोगोई का जांच कमेटी में रहना विशाखा दिशा निर्देश की सरासर अनदेखी थी। वैसे जस्टिस गोगोई ने पुस्तक में माना है कि उन्हें जांच कमेटी या सुनवाई कर रहे पीठ में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये आत्मज्ञान या आत्मबोध उन्हें अचानक कैसे हुआ? क्या रिटायरमेंट के बाद हुआ? क्या इसके पहले वो कानून नहीं जानते थे? इस पर एक सवाल है। अयोध्या मामले पर फैसले पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ, इसकी एक झलक भी किताब में दिखी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जस्टिस गोगोई ने नहीं बताई है। सबसे पहले इस किताब में दिखा कि
फैसला किसने लिखा, इस सवाल पर अभी तक जस्टिस गोगोई ने कुछ नहीं कहा है। फैसले की जिम्मेदारी लेते वो खुद दिखे पहले, और बाद में जब उन्हें लगा कि ये गलती हो जाएगी तो उन्होंने अपना रुख पलट लिया। हालांकि जानकारों का मानना है कि फैसले के लिखने की जो शैली थी वो शैली जस्टिस चंद्रचूड़ की रही, और ये भी कहा जाता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस गोगोई से ये आग्रह किया था कि जो एक परंपरा है जिसमें फैसले के अंत में जज अपना नाम लिखता है, उसी परंपरा के साथ इस फैसले को लिखा जाना चाहिए। जस्टिस गोगोई ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमारे सूत्र ये भी बता रहे थे कि जस्टिस गोगोई के इस इनकार के पीछे मुख्य वजह ये थी कि इसका पूरा का पूरा दायित्व, उत्तरदायित्व जिसको कहा जाए या श्रेय कहा जा सकता है, उत्तरदायित्व सही शब्द नहीं है, श्रेय जस्टिस गोगोई खुद लेना चाहते थे। जस्टिस गोगोई के शुरुआती जो इंटरव्यूज है उसमें ऐसा लगता भी है। बहरहाल अभी तक इस फैसले का लेखक जज कौन है, इसके बारे में जस्टिस गोगोई ने कुछ नहीं बताया है। क्या पूरे बेंच में सहमति थी, ये बात भी सामने नहीं आई है। ऐसे में जजमेंट बेंच के अध्यक्ष जस्टिस गोगोई के नाम को समर्पित हुआ, ये बात तो है, और सारा क्रेडिट उनके पास गया, ये भी बात है। खैर, तमाम बातों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या फैसले के बाद सेलिब्रेशन का टाइम था, 5 स्टार होटल में पार्टी दी गई, जश्न मनाया गया। हालांकि बाद में अपने इंटरव्यूज में वो इस बात से इनकार करते नजर आए। सवाल उठता है कि क्या निष्पक्ष जजों के फैसले पर जश्न मनाना चाहिए? जस्टिस गोगोई ने कलम के झटके से अपने साथी जजों पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कई जजों की नकारात्मक आईबी रिपोर्ट की भी चर्चा उन्होंने की है, जिसके कारण उन जजों का प्रमोशन नहीं हुआ। न्यायपालिका से जुड़ी ये सारी बातें क्यों इस वक्त उन्होंने कही हैं, जजों को नॉट मेड इन हेवन क्यों कहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यायपालिका को गलत रोशनी में पेश करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि भारत की न्यायपालिका सबसे सशक्त है। 130 करोड़ लोगों की आस्था भारतीय न्यायपालिका पर है, पर अचानक जस्टिस गोगोई आते हैं और पूरे न्यायपालिका पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमारा इस खास कार्यक्रम में इस पर बहस करना जरूरी था, और इसीलिए आज की ये बहस है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि जस्टिस गोगोई ने अपने इस किताब में क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है, और उसके बाद इस किताब के हवाले से, उनके इंटरव्यू के हवाले से और कौन से सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। देखिए, It's not about justice or injustice to me or to any particular judge. I tell you a secret which I have not shared with any journalist. The original title of the book was Justice for Judges, and once you go through my book, you would realize that the question asked is the system just for people who give justice? क्या न्यायिक प्रणाली फैसला सुनाने वाले जजों के प्रति न्याय करता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए भले ही जस्टिस रंजन गोगोई ने पुस्तक लिख दी हो, लेकिन न्याय की गुहार तो वो खुद के लिए ही लगाते रहे। जजों के लिए न्याय मांगने की बजाय इन्होंने खुद अपने लिए ही न्याय की मांग की है। यौन उत्पीड़न वाले आरोप पर उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन ये भी कह डाला कि जज आसमान से नहीं उतरते। In my book, there is a sentence that in retrospect, perhaps my participation in the bench was not correct. I mentioned it. In hindsight, it was not correct. But then there is also a line in the book: Chief Justices don't descend from heaven. 40 years of reputation built up over hard work is sought to be destroyed. जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अयोध्या फैसले के बाद उन्होंने बेंच के सभी जजों को जश्न मनाने के लिए न्योता दिया। इस पर जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठे। सफाई में जस्टिस गोगोई ने अपनी बात कही। Every day we worked very hard. Individual judges रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहे। काम खत्म हुआ, चलो आज ब्रेक लेते हैं, आज शाम को काम नहीं करते हैं। कल सैटरडे है, कोर्ट नहीं है, जजमेंट आ जाएगा।
या जजमेंट है कल नेक्स्ट डे, हाँ ये फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे है, कल जजमेंट आ जाएगा। चलो आज बाहर चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। क्या सेलिब्रेशन करना है? व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट? राज्यसभा में मनोनीत होकर आने के बाद जस्टिस गोगोई ने गंभीर मसलों को उठाने का वादा किया था, लेकिन संसद में उनकी अटेंडेंस बेहद कम रही। इस पर जस्टिस गोगोई ने जो कहा वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई के प्रस्ताव का कारण बना। The point is, I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. जाहिर है कि जस्टिस गोगोई की पुस्तक ने बवंडर उठा लिया है, लेकिन उनके बयान न्यायपालिका कहीं न कहीं न्यायपालिका और जजों पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में जस्टिस गोगोई की साफगोई और उनकी सफाई उनके ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े कर देती है। I have written in my book, retired judges do not defend their judgments. And there is one more line, they only criticize the judgments of others. ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थे कुछ जस्टिस रंजन गोगोई के कुछ बयान जो उन्होंने बड़े सेलेक्टिव चैनलों को ही दिए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के करने के पहले हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। और जितने भी उनके इंटरव्यूज आप देखेंगे, वो इंटरव्यूज उन्होंने उन्हीं लोगों को दिए जहां पर वो अपनी बात रख सकते थे, जहां नैरेटिव वो बार बार चेंज कर सकते थे। इसी से ये शक होता है और माना जा सकता है कि जस्टिस रंजन गोगोई अपने इस किताब के पीछे के उद्देश्य को बहुत हद तक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ऐसा है या नहीं, ऐसा साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। जस्टिस रंजन गोगोई की इस किताब को किस तरह से लिया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फोन से जुड़ेंगे वो। जस्टिस बी.ए. खान पूर्व सीजे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, बहुत शुक्रिया सर आपका। जस्टिस भंवर सिंह पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और इंद्रजीत पदवार सर जुड़े हैं, एडिटर इन चीफ हैं इंडिया लीगल के और खुद बड़े लेखक हैं, कई पुरस्कारों के विजेता हैं, बुकर प्राइज के नॉमिनी हैं। आप सबों के साथ ये बहस शुरू करूं इसके पहले एक लेखक होने के नाते जस्टिस गोगोई भी एक लेखक के रूप में उभरे हैं। पदवार साहब, आपके पास आऊंगी। जस्टिस गोगोई की इस किताब को, जस्टिस फॉर जजेज को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक लेखक ने, ये ऑटोबायोग्राफी है, जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने अपनी बात बड़ी ही साफगोई से रखी है, या जिसको कहा जाए कि पोस्टर तो कुछ और है, पोस्टर बॉय की कहानी कहीं कुछ और है? इस किताब को लिखकर मेरे ख्याल में जो एक किस्म की नेगेटिव स्पॉटलाइट, एक नकारात्मक किरण जो उन पे पड़ी हुई थी गोगोई साहब पे, इसमें कोई शक नहीं है that he was an extremely controversial judge, कि उनके रिटायरमेंट से पहले अक्टूबर में कि कम से कम 12 जजमेंट एक के बाद एक आई जिन पे काफी सवाल उठाए गए थे। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस का आपने अभी जिक्र किया है जी। तो और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उन पे स्पॉटलाइट रही, क्योंकि वो उनको एक ये ओहदा दिया गया, राज्यसभा में लिया गया जी। और इसमें चाहे कोई सत्य हो ना हो, मगर सस्पेशन यही था, जुडिशरी में भी था, जो रूलिंग पार्टी है उसमें भी ये सस्पेशन था कि इन्होंने जो कोई फैसले जो सरकार चाहती थी, उन्होंने वो फैसले सरकार के पक्ष में किए और इसके लिए इनको रिवॉर्ड मिला ना। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो मिसेस गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे बहुत लोग जुडिशरी में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। एग्जीक्यूटिव जैसे भारद्वाज साहब थे, वो जजेस से खुलेआम मिलते थे, वो कॉलेजियम सिस्टम से पहले का जमाना था। और जो उनके प्राइवेट जो लॉयर्स होते थे मिसेस गांधी के, फिर उसके बाद संजय के और राजीव के, कांग्रेस टाइम पे भी जैसे R.K. आनंद साहब हैं, वो भी जजेस से डायरेक्टली मिलते थे, उनसे बातचीत होती थी, पॉलिटिकल केसेस में बातचीत होती थी।
तो ये जो परंपरा जो चला आ रहा है जजेस से को इन्फ्लुएंस करने का, ये परंपरा कोई नया परंपरा नहीं है, पर इसमें ये भी रहा है कि बहुत जजेस ने रेजिस्ट किया है। क्या हो गया उनका? ज्यादा एक जमाने में जब एक्टिंग, आपको याद होगा, एक्टिंग जजेस होते थे हाई कोर्ट में, तो क्या होता था कि वो एक्टिंग उनको फिर परमानेंट जजेस नहीं बनाते थे। उनकी एक्टिंग में उनकी रिटायरमेंट हो जाती थी और कम से कम 3 या 4 साल का उनका करियर बच जाता था। और जो ट्रांसफर जो होते थे वो बिल्कुल ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में थे। कोलिजियम सिस्टम से आने से पहले वो सिंपली प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता था। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को कहते थे जज को साइन करने के लिए, लॉ मिनिस्ट्री को कहा जाता था कि भाई हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं, और वो हो जाता था। इसमें जुडिशरी अफसोस ये मैं मानूं कि ये इनकी मंशा जो है बिल्कुल साफ है और वो एक अंदर की जो गंदगी है उसको बस दिखाना चाह रहे हैं और इनका कोई मोटिव नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ये अपनी सफाई दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं ये अभी भी। और ये ना ही लिखते तो इससे अच्छा था, या थोड़ी देर ठहर जाते। बिल्कुल। बट इतनी जल्दी ये लिखना, और खासकर और फिर उसके बाद जो इन्होंने इंटरव्यूज जो दिए हैं, जो इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि मैं पार्लियामेंट जाता हूं जब मेरी मर्जी हो, तो वो उस पे नहीं। और देखिए प्रिविलेज मोशन, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आए, तो कोई चाहे वो सफल हो ना हो। लेकिन जस्टिस BA खान, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि किताब का टाइटल उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमने जस्टिस फॉर जजेस रखा था और उसके बाद इसे मैंने बदला और जस्टिस फॉर जज किया। यानी वो ये साबित करना चाह रहे थे कि गोगोई साहब केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं इस किताब के बहाने। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे जजेज, पूरी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे ग्रुप की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ब्रदर जजेज की भी बात कर रहे हैं। कितना सहमत हैं आप इससे? मेरा सहमत होना या न होना इसमें मैटर नहीं करता है। अब इस टाइटल का क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या रैशनल है, इसकी क्या किस सोच में उन्होंने ये टाइटल दिया। लेकिन अपने मीडिया इंटरव्यूज में उसने ये कहा कि भाई जज एक ऐसा इंसान है कि जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैंने हर जज की तरफ से ये टाइटल दिया है कि जस्टिस फॉर जज। तो जज से भी कहीं जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि इन पे काफी कुछ एक किस्म का जुल्म हो गया था और इनको एक क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया गया था, और इनको सफाई में जो कुछ कहने का था उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी है। ये भी हो सकता है जी। लेकिन इशू ये है कि इस किताब में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी अभी भी एक्सप्लेनेशन तो देते हैं, क्लेरिफिकेशन तो देते हैं, लेकिन वो किस हद तक प्लॉजिबल है, किस हद तक मानी जाती है, ये अभी भी उस पर बहस हो सकती है, शकावरदा है। 2-3 चीजें हैं जिससे कहीं जुडिशियल कॉन्डक्ट और जुडिशियल प्रोप्राइटी कहीं मेल नहीं खाती है। आप इस किताब को जहाँ भी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 2 ऐसी चीजें हैं जिनका कोई जो लाजवाब है इन्हें वे, जो जुडिशियल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। एक ये है कि उसका इन्होंने कहा है कि अपने ही केस में खुद से ही बेंच बनाना और शनिचर के दिन बनाना और सोलिसिटर जनरल को बुलाना, अटॉर्नी जनरल को बुलाना और फिर उस पर खुद से दस्तखत न करना और बाकी 2 जजों के दस्तखत कराना और फिर ये कहना है कि जी मैंने अपने आप को इसमें कोई क्लीन चिट नहीं दी है, इसलिए सब कुछ ठीक था, हालांकि हाइंडसाइड में मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन गोगोई साहब के पास हो, ये एक ऐसा एक्शन है कि जो जुडिशियल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके खिलाफ इल्जाम हो वही बेंच पे बैठता है, चाहे उस बेंच के ऑर्डर की नवीयत क्या हो, चाहे वो कह रहे हैं जी एडवाइजरी ऑर्डर था मीडिया के लिए, जी आप ऐसे वाइल्ड एलिगेशन पब्लिश नहीं करना, जो भी था, लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो खुद इस बेंच को प्रिजाइड कर गए,
और अपने खिलाफ एक इल्जाम जो इनके स्टाफर ने लगाया था उसकी सुनवाई या उसको रोक या मीडिया में उसकी रेस्ट्रिक्टेड पब्लिसिटी के लिए क्या 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 सोच था उसमें, वो बजाय खुद बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और जुडिशियल प्रोप्राइटी जुडिशियल कन्वेंशन के खिलाफ है। तो इसलिए उनकी जो भी एक्सप्लेनेशन इस बारे में हो, जो इस वक्त कहते हैं कि हाइंडसाइड में मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी होता ही नहीं। नहीं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस दिन बुक लॉन्च था उसी दिन उन्होंने ये बात कही कि मुझे बैठना तो नहीं चाहिए था उस बेंच पर, लेकिन उन्होंने जो एंकर था उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि क्या हो अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो आप अपने बचाव के लिए हर कोशिश करेंगे, और ये पूरा मामला जो है मेरा बैठना उसी कोशिश के तहत देखी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये उनका एक एज ए CGI उनका एक सही तर्क मैं समझूं इसको? मैं क्या कहूँ इसमें, ये तो उनका जो ये था ना जी, देखिए मैंने 40 साल के मेरे रिकॉर्ड पे एक इमेज पे एक हमला हो रहा था, इसलिए उस वक्त मैंने जो भी किया, some call has gone good, some has gone bad. This is a very very immature explanation. इसको क्या एक्सप्लेनेशन कहेंगे आप? और दूसरा उसका मतलब ये है कि नहीं जी आपको बड़ा सदमा हुआ ये सुन के, इसलिए आपको बेंच प्रिजाइड करना चाहिए। कैन यू बी ए जज ऑफ योर ओन कॉज? यू कांट बी, accused can't be a judge. So whatever explanation he gives on this, ये बिल्कुल जुडिशियल साइंस से बाहर है और आज तक कभी जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसे वाक़ात हुए नहीं। दूसरा ये है मैडम मेरा इसमें मानना कि ये जो अयोध्या मैसअप इसने किया जी, उसमें सेलिब्रेशन का क्या ओकेजन है? मैंने आज तक तो कहीं नहीं देखा कि जजेस फांसी देने पे मातम करते हैं या बहुत बढ़िया जजमेंट देने पे सेलिब्रेट करते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं। दे लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर जॉइनिंग हैंड्स, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जो भी इसको देख रहा है, और ये खुद उस किताब में उसको कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन है जी, और बाद में मीडिया इंटरव्यू में कहने में ये सेलिब्रेशन नहीं था, हम अपनी थकावट दूर करने के लिए गए थे। अरे थकावट दूर करने के लिए गए थे तो पब्लिक डोमेन में इसको क्यों हाथ जोड़ने का, ये कोई थोड़ा पॉलिटिकल अलायंस का स्टेज पे जलसा हो रहा था, आप हाथ मिला रहे हो? What kind of an impression you are carrying? The other judges also, it has brought a reflection on them also. जी, This is, for example, जैसे कह रहे हैं ना मैडम हमारे यहाँ ये है लीगल पोजीशन, even the likelihood of a bias initiates a decision. It may not be a bias in fact. जो कोई उस फोटो को देखता है, कोई भी देखता है, उसको ये फौरन शक हो जाता है कि भाई ये किस चीज की खुशी मना रहे हैं। ये खुशी मना रहे हैं कि एक पक्ष को हमारे एडवर्सोरियल सिस्टम में दो पार्टियां होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, और अगर एक की विक्ट्री जज मनाए तो दूसरा नहीं समझेगा कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई। बिल्कुल जी। Will the other side, the losing side, will not he say that there was a bias from day one in this matter and that bias vitiates the decision? जी बिल्कुल, बड़ी हिमाकत है और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ये देना हमने जी थकावट दूर की, हम 4 महीने के थके थे। क्या भाई क्या 4 महीने के थके? इसी तरह इनकी कुछ इमेच्योरिस्ट एक्सप्लेनेशन, वो कश्मीर में नहीं सुनूंगा जी, आई हैव नो टाइम फॉर कश्मीर। भाई कश्मीर क्यों नहीं, मैं जी अयोध्या में बिजी हूँ। What is this an explanation? भाई कोई अर्जेंट मैटर, यू आर द चीफ जस्टिस, आपके अटेंशन में आता है, आपके लिस्टिंग, यू ओनली कैन डू दैट। बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी थी अयोध्या जजमेंट के बाद, जो उन्होंने कहा है थकावट, वो जो आप रेफर कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों के लिए जरूर मैं दिखाना चाहूंगी कि इसकी सफाई में जस्टिस गोगोई ने कहा क्या था। हालांकि उनकी किताब में एक फोटो है जिसमें जिन जजों ने अयोध्या पर फैसला दिया, उन फैसलों के बाद वो सभी वही जज सभी बैठे हैं और जो कहा यह गया था कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये शब्द लिखा है कि सेलिब्रेटिंग। लेकिन उन्होंने इसके बाद क्या कहा और क्यों ये सेलिब्रेशन था, सुनिए आप। एवरी डे वी वर्कड वेरी हार्ड, इंडिविजुअल जजेस रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहे। काम खत्म हुआ, चलो आज ब्रेक लेते हैं, आज शाम को काम नहीं करते हैं।
कल सैटरडे है, कोर्ट नहीं है, जजमेंट आ जाएगा, या जजमेंट है कल नेक्स्ट डे, हाँ ये फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे है, कल जजमेंट आ जाएगा, चलो आज बाहर चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। क्या सेलिब्रेशन करना है? व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट? बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह भी हमारे साथ है। जस्टिस भंवर सिंह, मैंने एक पत्रकार के नाते इनका इंटरव्यू भी देखा और चीज़ों को कवर भी किया। क्या आप ये समझते हैं, एक कॉमन मैन के तहत भी अगर मैं समझने की कोशिश करूं, देखने की कोशिश करूं, तो जस्टिस गोगोई अपनी किताब को के आने के बाद, जैसे बदवार साहब ने भी कहा कि उनको लिखना ही नहीं चाहिए था शायद, कि जैसे जो ट्रैक उन्होंने शुरू किया, फिर वो कभी उसी पर यू टर्न ले रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ही बातों को काटते हुए भी नजर आ रहे हैं उनकी किताबों से। और दूसरा एक जो सबसे गंभीर मामला है वो ये मामला है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी, तो ठीक है आपने अपनी तो सफाई दे दी, लेकिन उन जजों का क्या जो अभी भी सिटिंग है, और उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह सा उन्होंने लगाकर छोड़ दिया कि ये जज भी ऐसे हैं जो कुछ फैसले देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। आपको लगता है कि जस्टिस गोगोई की ये जो कोशिश है वो ज्यादा घातक है? मैडम, मैंने जस्टिस रंजन गोगोई की किताब को सरसरी तौर पर देखा है, कभी मुझे मिली जी। उसमें वर्ड सेलिब्रेशन लिखा है फोटोग्राफ के साथ। और जस्टिस बीर खान की और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जज कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कोई जजमेंट या कोई ऐसी इवेंट। मगर मैं कभी जस्टिस गोगोई से मिला नहीं हूँ, ना मेरी कभी फोन की बात, ना मैं उन्हें डिफेंड करूंगा, मगर एक जज का एक्सप्लेनेशन अगर ये आता है कि भाई हम एक रिलैक्सेशन के लिए गए थे, तो हमें उसे मान लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए हमको। ठीक है। और क्योंकि ये बात सही है, उन्होंने भी कही है कि जज को अपना जजमेंट नहीं डिफेंड करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। मगर यदि कोई प्रोवोक करके पूछ रहा है, मैंने वो इंटरव्यू सुना, वो एक टीवी चैनल का था, और टीवी चैनल के एंकर पर्सन ने मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा और बड़े ही इनअप्रोप्रिएट वे में, मैं यही कहूंगा, जस्टिस रंजन गोगोई का इंटरव्यू लिया। किसी इतने बड़े ओहदेदार जज का इंटरव्यू लेते वक्त थोड़ा सा मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और उन्होंने हर सवाल का एक जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जजेस जो हैं, they are not chopped from the heaven. They are the part of the society. They do commit errors. They may commit errors. मगर कोई उन्होंने गलती की ऐसा उन्होंने नहीं तस्लीम किया। और उन्होंने केवल ये कहा कि हम केवल रिलैक्सेशन के लिए गए थे और एक एक्सप्लेनेशन दिया। तो मेरे ख्याल से उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के उनको फर्दर जो है नहीं पर करने की बात जी। पर जस्टिस भंवर सिंह जी, जो बात उन्होंने कही कि जजेस आर नॉट फ्रॉम द हेवन, उसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने अलग लिया। वहां पर भी एक सवाल है, अगर जस्टिस गोगोई की किताब को पढ़ा जाए तो उन्होंने कुछ करप्शन की बातें भी उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री में करप्शन था और तमाम और जगहों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने इनफैक्ट अपने जो पूर्ववर्ती जजेज हैं उनका भी नाम लिखा है और उनके बारे में भी लिखा है। उसके अलावा उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि टॉप जुडिशरी में भ्रष्टाचार है कि नहीं, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, पहले मैं आपको सुनाती हूँ, तब ये कॉन्टेक्स्ट आया कि जजेज आर नॉट फ्रॉम द हेवन। वहां पर एक अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर जस्टिस गोगोई अपने रिटायरमेंट के बाद ये कह रहे हैं तो दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले मैं उनके बयान जरूर सुना देना चाहती हूँ। सवाल का जवाब मैं इस ढंग से दूंगा, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी। करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, और जजेस डोंट ड्रॉप फ्रॉम हेवन। अब एक दर्शक होने के नाते और एक जनता होने के नाते मेरे दिमाग में दो चीजें आई। एक तो ये कि अगर करप्शन की इतनी जानकारी जस्टिस गोगोई को थी
तो क्या उन्होंने कभी भी कोई भी खुलेआम एक रिबल जज के रूप में आए थे? ये सवाल इसलिए ज्यादा मुफीद है कि जब उनका आना एक आम जज की तरह से नहीं था, उनका आना एक विद्रोही जज के रूप में वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। क्या उन्होंने कभी कोई कोशिश की, कोई चिट्ठी लिखी, अगर उनके जानकारी में अगर कोई ये बात आई तो क्या उन्होंने, अगर टॉप जुडिशरी में भी इस तरह से करप्शन है तो क्यों नहीं उन्होंने नाम दिया कि इस जज को हटाया जाए? जो भी प्रक्रिया होती है, हमारा इम्पीचमेंट होता है, जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़ते। निकलने के बाद उस पूरे एक सिस्टम से आप निकल गए हैं। निकलने के बाद आपने जैसे ही कहा कि जजेस आर नॉट फ्रॉम द हेवन, इसका मतलब ये होता है कि कल को कोई भी अगर फैसला आएगा तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते खुलेआम कह सकती हूँ कि हो सकता है कि ये जज करप्ट हो। आपने एक खुला एक तरह से स्टेज मेरे लिए छोड़ दिया आम लोगों के लिए, और उस सिस्टम को बदनाम कर देने के लिए हम लोग आजकल देख ही रहे हैं लगातार किस तरह से सोशल मीडिया पर हर एक फैसले को लेकर जजेस को निशाना बनाया जाता है। उसी बात को आपने और शह दिया। आपको ऐसा नहीं लगता सर? देखिए, ये अपनी जगह सही है कि करप्शन है और कहाँ कहाँ है, किस किस लेवल पे है, ये भी सबको मालूम है। और यही बात जस्टिस गोगोई ने कही। मगर किसी के करप्शन को जग जाहिर करना ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए सबूत चाहिए, उसके लिए एविडेंस चाहिए, उसको सब्सटेंशिएट करना होता है। अदरवाइज इट अमाउंट टू ए कंटेम्प्ट। अगर चीफ जस्टिस के लेवल पे ऑफिस में होते हुए आदमी किसी मैजिस्ट्रेट को भी करप्ट कह देगा विदाउट एनी एविडेंस या विदाउट एनी सब्सटेंस, तो चीफ जस्टिस भी कंटेम्प्ट करेगा। ये सब बातें मेरे विचार से बेमायने हैं। जब सब जजेस ने उस पर साइन किए हैं, एवरीबडी एग्री कि ये हमने लिखा है, सब जजेस का ये एग्रीमेंट है। और जो मैंने सुना है कि सब जजेस बैठते थे, उनके सामने जजमेंट, जैसा आपने भी कहा, डीवाई चंद्रचूड़ की शैली है उसमें, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश भी लिखते हैं वो। तो उस हिसाब से जो है डिक्टेट चाहे कोई भी करे, यदि पांचों जज मौजूद हैं तो वो पांचों जजेस का फैसला माना जाएगा। ये बात भी आपकी सही है कि प्रेसिडेंट ये है कि एक जजमेंट लिखता है और अगर बाकी सब एग्री करते हैं तो उसमें आई कनकर लिखते हैं। मगर नहीं, ऐसा कोई कहीं लिखा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम नहीं लिखा है कि ये ऐसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि कोई भी मेजोरिटी का जजमेंट होगा, वो प्रिवेल करेगा। तो इसमें जो है इस मुद्दे पे जाना नहीं चाहिए। और जो सवाल उठाए गए थे, वो बेंच में बैठे थे जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज उनके ऊपर लगा, तो ये बात खान साहब ने भी कही कि उसमें केवल पत्रकारों के लिए कहा गया, यानी अपने जो उनके खिलाफ एलिगेशन था उसके बारे में कुछ नहीं, मैं वहाँ पे जरूर सर मैं वो पढ़ना चाहूंगी जिसमें ये बेंच में उन्होंने कहा था जब एलिगेशन लगा और उसके बाद जो फैसला आया उसमें था कि हैविंग कंसिडर्ड द मैटर वी रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग एनी जुडिशियल ऑर्डर एट दिस मोमेंट, लिविंग इनटू द विजडम ऑफ द मीडिया टू शो रिस्ट्रेन एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज is expected from them and accordingly decide what should or should not be published, as wild and a scandalous allegation undermine and irreparably damage reputation and negate independence of judiciary। ये उन्होंने जो उनके ऊपर अभी ये बात अभी साबित भी नहीं हुई थी, स्कैंडलस कह दिया गया था, जो अभी उसके बाद जिसको कहा जाए नेचुरल जस्टिस नहीं मिला उस महिला को, बाद में उसको वापस भी रख दिया गया, उसकी भी कोई सफाई नहीं थी कि उसको अगर किसी महिला ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था कि अगर किसी महिला ने इतने स्कैंडलस अगर लगा दिया एलिगेशन और उसको हटाया गया और जस्टिस गोगोई के काल में और उसके बाद उसको वापस रख लिया गया, अगर कोई महिला इतनी ज्यादा अगर आरोप लगा रही थी जिससे पूरी जुडिशरी हिल रही थी, स्कैंडलस हो रहा था, तो फिर उसको वापस किस आधार पे रखा गया और उसको क्यों नहीं सुना गया? ये तमाम सवाल हैं अभी भी। ये भी अभी आपने भी खबरें पढ़ी होगी कि पेगासस मामले में भी उस महिला और उसके परिवार वालों के नाम थे, उसके 7 फोन को लगातार जांच किया जा रहा था, पेगासस के द्वारा उसकी जासूसी की जा रही थी। ये एक अलग बहस है सर। मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा जस्टिस गोगोई
को सफाई और देनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो शायद दूसरी किताब लिखनी पड़ेगी एक किसी विषय पर। जस्टिस गोगोई की किताब पर बात चल रही है और जस्टिस गोगोई की किताब जितनी रोचक हो न हो, उस पर टिप्पणियां जो आई हैं वो बहुत ही रोचक हैं। हमारा ये पैनल वो पैनल है जो इन तमाम चीजों को बहुत ही निष्पक्ष भाव से देखने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस गोगोई की किताब के लॉन्च के बाद से लेकर उनके जितने इंटरव्यूज हैं उसी के आधार पर उनके जो बात है उसको समझा जा सकता है। उनके जो साक्षात्कार सबके सामने आए उसमें वो कई जगह आगे पीछे होते हुए दिखे, अपनी बातों को कई बार काटते हुए, अपने आप को बचाते हुए। कुछ खास और भी टिप्पणियां उन्होंने की, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जानकारों के मन में उठा जिस दिन उनका बुक लॉन्च था, वो दिन इतिहास में, हमारे देश के इतिहास के, खासकर रक्षा के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में एक बेहद शोक का दिन भी माना जाएगा। और जनरल बिपिन रावत का जो क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, वो भी उसी दिन हुआ। बहरहाल शाम को ये कार्यक्रम हुआ, ये भव्य कार्यक्रम था जो पहले से ही प्लान था। इसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज थे, एनसीएलटी के चेयरमैन जस्टिस अशोक भूषण बैठे हुए थे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब ने इस किताब का अनावरण किया और जस्टिस गोगोई को एक वॉरियर के रूप में उन्होंने स्थापित किया। इन्हीं मेहमानों के लिस्ट में एक खास नाम था जिसको जस्टिस गोगोई ने अपने भाषण में रिकॉग्नाइज किया और कहा, उनका स्वागत भी किया, और वो थे गौतम अडानी। सवाल सबके मन में तुरंत उठा, जो व्यक्ति अभी कुछ ही सालों पहले तक, लगभग 1 साल पहले तक ही इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, जो व्यक्ति इस वक्त राज्यसभा का एक सदस्य है, और गौतम अडानी जो केवल एक उद्योगपति हैं। और जब जस्टिस गोगोई अपने पद पर थे तब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एक शिकायत लिखी थी और ये कहा था कि गौतम अडानी की कंपनीज की केसेस को ज्यादा जल्दी लिस्ट किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना है कि आखिर ये राज क्या है। बदवार साहब, इस राज को आप कैसे लेंगे? नहीं, राष्ट्रीय जिस तरह से दूसरे पत्रकार हैं, मुझे उनकी तरह आश्चर्य यही हुआ था कि अडानी साहब को कैसे जानते हैं कि ऐसे मौके पर कि अडानी साहब का नाम लेना ठीक है। अगर उनका कोई पुराने रिश्ते होते जो खुलेआम, जो लोग समझते कि भाई इनकी शायद एक जमाने में कहीं ना कहीं पुरानी दोस्ती हुई होगी और एक दूसरे को जानते होंगे जज जनने से पहले या किसी स्टेट में, मगर एकदम यही जो आप ये जो पॉइंट स्ट्रेस कर रहे हैं और भंवर सिंह जी भी जो बिल्कुल, मतलब मैं इनका बहुत प्रशंसक हूँ और आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज, that he has, वैसे भी सर he has raised more questions about himself. अब जैसे ने कहा कि देखिए जजेस को कोई, judges are, he is right, of course judges are humans. I know so many judges, they love to go out in the evening, like to have a drink, like to have a beer with their friends. कोई जिमखाना क्लब भी चले जाते हैं, बट अपनी ग्रुप में बैठते हैं और इर्द गिर्द उनके लोग आते नहीं है वैसे। मगर उसको ये कहना कि हम सेलिब्रेट, जजेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत लैंग्वेज है। देखिए कि जब एक जमाना होता था, आपको याद होगा कि ये बॉम्बे अपने बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाते हैं, जब जज साहब सजाए मौत देते हैं तो उसके बाद वो कलम अपना तोड़ देते हैं, उसमें कोई जश्न मनाने की बात नहीं होती। और जैसे कि कश्मीर के जो टेररिज्म के मामलों में जिन लोगों को फांसी दी गई है, उसके बाद जजेस जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और जैसे जब मिसेस गांधी के भी जो असैसिन्स थे, बेअंत सिंह और नाम नहीं याद आ रहे, तो उनके बाद भी जो वहां पर जजेस थे उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी। उन्होंने इनफैक्ट वो बुलेट प्रूफ वेस्ट मांगी थी उन लोगों ने उस टाइम पे कि हम पे। तो ये कहना कि आई थिंक इट्स हाईली इनसेंसिटिव कि अब उसके बाद जाके आप जो बात देखिए, मैं इसमें कश्मीरी राइट और कश्मीरी रॉन्ग्स और द 370
और एटसेट्रा का मैं कोई या बाबरी मस्जिद हो, इसमें मैं पक्ष नहीं ले रहा इसमें। मैं यही कह रहा हूं कि ये मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, जिसमें लोगों की आत्मा को भी चोट पहुंची है, जो इनसे असहमति रखते हैं। तो जज जो रहता है वो वो किसी को आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए है। He is there to do justice. जी बिल्कुल। And not to celebrate and then to boast about it. जी। तो ये इनके चरित्र पे तो ये छोटा सा दाग एक पत्रकार के होने के नाते मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सवाल ये भी उठा कि जस्टिस गोगोई ने अपनी रिटायरमेंट के 4 महीने के अंदर वो राज्यसभा के मेंबर थे, क्या आपको लगता है कि वो इसकी पृष्ठभूमि पहले ही बनाना शुरू कर चुके थे, और इसीलिए जब आप उनका शुरुआती इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि हाँ अयोध्या फैसला मैंने दिया है, राफेल फैसला मैंने दिया है, और शुरू में शायद उनको नहीं समझ में आया होगा कि मीडिया इस चीज को इस तरीके से भी ले लेगी और इसके पीछे इसके पीछे की कहानी को समझना शुरू कर देगी। क्या आपको लगता है कि चाहे कोई इनको इन्फ्लुएंस करे न करे, लेकिन वो खुद भी एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, और फ्यूचर प्लानिंग के तहत ही ये सब चीजें हो रही थी। और इसमें अब देखिए, इसमें विरोधाभास भी देखिए ना। He himself says that he was one of, he and Justice Chalmeshwar were the 2 main people जिन्होंने ये आरोप लगाए उस फेमस जनवरी 11 2019 or 18 जनवरी 11 द फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस के डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। इससे बड़ी बात जज क्या कह सकता है दुनिया को? डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। यही जज हैं जिन्होंने रामनाथ गोयनका के जब वो तो प्रेस फ्रीडम के ग्रेट चैंपियन थे, उन्होंने कहा कि Ramnath Goenka could call a spade, someone who could speak truth to power, even if it came at a cost. To be ready to break but not bend could be called obstinacy by some and determination by others. It's a matter of perspective. I don't know, and I cannot say for others, but as far as I am concerned, I only feel that we need to ask ourselves some questions. Where is Goenka? Where are his ideals? Where are his values? यहाँ पर अब कैसे साउंड कर रहे हैं? यहाँ पर ये साउंड कर रहे हैं exactly as रमन्ना साहब said 2 days ago कि इस देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो गई है। अभी उन्होंने कहा जी, तो अभी इसी के पीछे, इसीलिए हम लोग पीछे की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? जुडिशरी मस्ट सर्टनली बी मोर प्रोएक्टिव, मोर ऑन द फ्रंट फुट. This is what I would call as redefining its role as an institution in the matters of enforcement and efficacy of the spirit of its diktats, of course subject to constitutional morality. Same words that were used by I think Deepak Mishra sahab in the Delhi versus Kejriwal versus the governor case. Now मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब एक तरफ से पब्लिकली गोगोई साहब तो इतना कुछ कह देते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स ही इज डन व्हिच आर एडमिरेबल. जैसे जज मुरलीधर, जब इनको ट्रांसफर करने वाले थे ना, जज मुरलीधर वाज अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ आर्टिकल 21, यू नो, एंड जस्टिस संजय कृष्ण कौल एंड ऑल were completely against his transfer. लेकिन तो उन्होंने वो ट्रांसफर रोक दिया था. तो मतलब इन्हें कहीं कहीं तो हिम्मत दिखाई. बट और जगह हैं जहां पर इनके जो किताब में क्लियर नहीं आते और जिसकी पब्लिक चर्चा हुई थी, his relationship with Valmik Mehta, for example. You know, he was a controversial judge. In fact, Judge T.S. Thakur at one time had said that if Valmik Thakur action is not taken against him or he's not transferred, that he will stop giving all judicial work to him. Right? His Valmik Mehta, sorry. Valmik Mehta और दोनों Valmik Mehta. जी बिल्कुल, वो रिश्तेदार थे जी. वो रिश्तेदारी भी थी. नहीं, then the controversy आप कह रहे थे, बशीर साहब, जज साहब अभी कह रहे थे कि वो कश्मीर के बारे में तो उनको परवाह नहीं थी. अरे क्यों नहीं परवाह थी? कैसे कह सकते हैं? जज मागरे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, जज मागरे. और जज जब ये नैल्सा के चेयरमैन थे अपने
गोगोई साहब, तो इन्होंने उन फर्स्ट कश्मीरी जज को स्टेट लीगल अथॉरिटी में, स्टेट लीगल अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया। फिर उन्होंने अपनी डॉटर को एक पोजीशन दी, मांगरे साहब ने। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है? नहीं, ये हमने लिखी भी नहीं, बट दीज आर आफ्टर ऑल वी ब्रॉट दिस अप इन पब्लिक। और फिर मांगरे साहब उनको फेवर करते थे, उनके लिए मछली भेजते थे, ट्राउट, उनके लिए स्पेशली फ्रोजन ट्राउट यूज्ड टू बी फ्लोन फॉर हिम। अच्छा जज जैसे रिटायरमेंट होने के पहले देन द गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनको शोफर ड्रिवन कार दी, इनको बंगला दिया, इनको 2 PAs दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं नहीं कहता जज डजंट डिजर्व देम, बट द पॉइंट इज दैट गोगोई साहब liked the good life. It came into public view. It was commented upon by the press, and these are questions he should have answered. That's what I'm saying. जी बिल्कुल, और शायद यही वजह थी, ये गुड लाइफ वाली जो आदत है, शायद ये वजह है कि उनको गौतम अडानी से भी दोस्ती करनी पड़ी। बहरहाल खान साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या मैं इसको ऐसे लूं जी, 2 चीजें हैं। एक तो जो मैंने जस्टिस भंवर सिंह से भी पूछा, जो एक बहुत सीरियस कंसर्न है सर, अभी मीडिया के ऊपर ये बहुत आरोप लगता है कि वो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करती है, गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स हम मीडिया वाले कर देते हैं, और आम लोगों पर, सोशल मीडिया के लोगों पर भी लगता है, ट्रोलर्स के एक अलग गैंग सा हो गया है। लेकिन जैसे ही जस्टिस गोगोई ने ये एक ओपन फोरम छोड़ा कि जजेस जो है वो ईमानदार नहीं है, दूसरा उन्होंने एक और मामला कहा कि, और ये बार बार पूछा गया, जब आप उनके साथ हुए इंटरव्यूज को देखें, उसमें स्पेसिफिकली एंकर्स ने या रिपोर्टर्स ने पूछा कि हम टॉप जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जस्टिस भंवर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीचे से रजिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे करप्शन है, और इसके उदाहरण हम लोग को तमाम मिलते रहते हैं। लेकिन टॉप जुडिशरी का मतलब जो हमारी समझ में है वो ये है कि ये 36 चेहरे जिनको हम एक तरह से अपना विश्वास मानते हैं, उन्होंने इनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से रैंडम, जिसको मैं कहूं रैंडम ऑब्जर्वेशन कहा जाए, अगर इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति देता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, तो इन तमाम बड़े नाम जो हैं, ये जो जज जो बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, इन सब के लिए एक ऐसा उन्होंने दर्द दिया है जिसका इलाज शायद वो करवा भी न सके और सामने आकर कुछ बोल भी न सके। जस्टिस खान साहब। मैम, मुझे कोई हैरानगी नहीं है ये गोगोई साहब के ऐसे बयान पे, जिसको दूसरी नजर से भी देखा जा सकता है कि भाई ही इज कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, करेजियस मैन who calls spade a spade at times when it comes to the, तो मैं ये नहीं समझता कि इससे कोई तौहीन होगी। अगर बल्कि जो इशू आपने रेज किया, अगर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब को कुछ मालूमात थी कि सम जजेस हैव नॉट ड्रॉप डाउन फ्रॉम द हेवन, तो उनको उसमें कुछ तो करना चाहिए था। अगर वो समझते हैं कि नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये सही है कि अपने इस बयान से, चाहे स्पेड स्पेयर कहिए, में काफी शकूकात पैदा हो गए हैं, और अब मैं समझता हूँ हम तो शकूकात के प्रूफ हो गए हैं। एक तो हम शकूकात के प्रूफ हो गए हैं, और दूसरा हम ये जुडिशियल प्रोप्राइटीज और कन्वेंशंस को नजरअंदाज करने, बल्कि उनसे परे हटके चीजें करके उसके भी हम प्रूफ हो गए हैं। तो मैं इस सब मामले में, मैंने भी एक किताब पढ़ी है गोगोई साहब की, मैं इनका उस वक्त एक फैन बन गया था जब ये बाकी 3 जजों के साथ वो मीडिया में आए थे। उस दिन बहुत ही वॉसिफरस थे, और उस वक्त मुझे ये लगा था क्योंकि ये दीपक मिश्रा साहब के खिलाफ मीडिया में आए, तो अब इनकी रिकमेंडेशन इनकम्बेंट चीफ जस्टिस को करनी होती है नेक्स्ट, तो वो रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। तो मैं इनको दिलासा देता रहा हमेशा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक होगा, आप बन जाए। लेकिन हमें इनकी हरकत जो बाद में हुई, उससे हमें बहुत ही दुख पहुंचा। खासकर राज, आई रोट ए स्टिंकिंग पीस ऑन हिज राज्यसभा इशू। हमें ये देखिए, क्या अभी कंट्रोवर्शियल, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, और एक आप ऐसी चीज के लिए ऑप्ट कर रहे हो
जिस आप अभी किसी अडानी की बात कर रहे थे, वो आज जस्टिफाई ये कर सकता है कि मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ तो मैं अडानी से क्यों न मिलूं? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? दैट इज नॉट जुडिशियल, दैट्स नॉट जुडिशियल प्रोसेस। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने उस वक्त ये भी मातम किया इस बात के कि दिस इज द डार्केस्ट डे, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हाई ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज करके एक पॉलिटिकल असाइनमेंट ली और ये बावर दिलाया आम एक जस्टिस सीकर में कि देखो जी मैं अदले के बदले में ये लेना। व्हाट इज देयर इन दैट? अब देखिए ना उनकी क्या दुर्गा। देखिए हमारे चीफ जस्टिस जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनको हम नेक्स्ट भगवान की नजर से देखते हैं, लोग भी और हम लोग भी। जी बिल्कुल। और उनको राज्यसभा में कल वो मार्शल आके बाहर निकाल देगा यार, कैसे हम क्या होगा हमारी चीफ जस्टिस की पोजीशन का? जी बिल्कुल। I mean, you are ordering down or getting him down or not giving, and उस वक्त उन्होंने बोला जी मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, जुडिशरी के पता नहीं कोई इशूज उठाऊंगा और पब्लिक इंटरेस्ट के पता नहीं क्या मामला उठाऊंगा और नॉर्थ ईस्ट का भी कोई ये करूंगा वो करूंगा। अब उन्होंने कहा है कि एनजेसी आना चाहिए। अब उन्होंने ये कहा है अपने इंटरव्यूज में ही, उन्होंने कहा है कि अब एनजेसी की जरूरत है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। जस्टिस भंवर सिंह, एक और बड़ी बात उन्होंने कही है जो मैं जरूर समझना चाहूंगी, चूंकि आपने उनके सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। उन्होंने ये कहा कि अब मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, मैं असम का हूँ, नॉर्थ ईस्ट का हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा एक तरह से जुल्म किया गया और एक तरह से ज्यादा लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मुझे घेरने की कोशिश की। आपको लगता है कि जस्टिस गोगोई जो इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, और वो इसलिए तो नहीं पहुंचे होंगे कि वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, और अब वो जबकि राज्यसभा के एक सांसद हैं, एक किताब लेकर आए हुए हैं, तरह तरह की बातें भी हैं उस किताबों को लेकर, उन्हें ये कभी एहसास किसी ने दिलवाया होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट के हैं इसलिए उन पर जुल्म हुआ होगा? आपको ऐसा लगता है? ऐसा मुझे मैडम नहीं लगता है कि किसी ने उनके नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया हो, बट इट इज हिज फीलिंग दैट वे। और उनकी ये फीलिंग सब्सटेंशिएट होती है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के जब चाहे पिटाई हो जाती है, उनके साथ बदसलूकी होती है, ये ऐसा होता है। मगर मेरे विचार से उनका क्रिटिसिज्म कुछ ज्यादा हुआ, और ज्यादा इसलिए हुआ कि उन्होंने ज्यादा फैसले गवर्नमेंट के हक में भी दिए और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी फैसले दिए। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ दिए। और बहुत सारे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने हुए आज तक, उन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसले दिए और वो ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन बने। वो भी एक फिर फेवर समझा जाना चाहिए गवर्नमेंट का। यदि अगर हम राज्यसभा के अपॉइंटमेंट को या नॉमिनेशन को एक फेवर समझते हैं और तो वो पहले वाले सारे जो अपॉइंटमेंट है वो भी होने चाहिए। बेशक। और इस बैकग्राउंड में फिर मैं जेटली साहब का मुझे एक, अरुण जेटली जब थे जिंदा, उन्होंने एक बार कहा था कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स नहीं लेने चाहिए, ना देने चाहिए, बल्कि उनकी जो पेंशन है वो लास्ट पे ड्रॉन हो जानी चाहिए, जैसा यूरोप के बहुत सारे देशों में है। और ये अच्छी बात होगी, आज भी अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल। और लेकिन जस्टिस भंवर, बहुत सारे ऐसे जजेज हैं जिन्होंने नहीं लिया। हाल फिलहाल में भी आप देखें तो जस्टिस ठाकुर को तो ऑफर भी हुआ था राज्यसभा मेंबरशिप, उन्होंने नहीं लिया। इसके अलावा तमाम और जजेज हैं जिन्होंने पद नहीं लिया। हाँ, जिन्होंने भी लिया, और अगर वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, जैसे कि अभी एनएचआरसी को भी लेकर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, इसकी शिकायत खुद जस्टिस गोगोई ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक ऐसे जज को बिठाया गया जिसने सरकार की एक तरह से प्रशंसा की, और लेकिन उनका भी लेना अपने आप में शक तो पैदा करता ही है। जस्टिस राजेंद्र बाबू अपनी बात रखना चाहते हैं। जस्टिस राजेंद्र बाबू, वेलकम टू यू सर। आपने सारी ये बहस सुनी होगी, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई हैज कम आउट विथ हिज ऑटोबायोग्राफी as you know, which is creating lots of controversies. What is your feeling? What is your reaction about his book? I see trouble to see the kind of politics that are entering into this institution is very sad. See, why should
Chief Justice, he write a biography of this nature, I am not able to understand. I have not read the book, I don't know anything about it. I don't consider it worth reading this book. In my view, that doesn't deserve any consideration. Let them carry on. Why should I go on print about a book of that kindness? You follow. So I don't want to be in print known what my views are. On this book particularly, I treat it as something not worth reading it. All he reads, please listen to me. He writes only about himself. It is not about the institution or some legal principles or how it should be done. Nothing of the kind. From what I have read in the media, I have not read the book. Whatever I have read in the media, all that is unnecessary exercise that is indulging. Why does he need publicity for a book like that? Book doesn't contain anything, no philosophy, nothing of the kind. Sir. Why that? See, all the discussion that has taken place is about his tenure in the office there, about a few cases, and thereafter retirement, he has become a member of the parliament. सर, बदवार साहब, ये बात जहाँ से बहस शुरू हुई थी वहीं पर पहुंचे। जैसे आपने कहा कि आखिर वो किताब लेकर आए क्यों, राजेंद्र बाबू का भी वही कमेंट था। एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी सर कि अगर एक लेखक के तौर पे भी देखूं और एक जज जो कि लेखक बन गया उसके तौर पर देखूं, तो इस किताब से जुड़ी हुई तमाम कंट्रोवर्सीज को जोड़ते हुए क्या आप ये मान के चलते हैं कि या तो ये वक्त मुफीद नहीं था, या उन्होंने जो बातें जिस तरह से रखी हैं वो बातें शायद एक इंस्टीट्यूशन हेड के रूप में उनको वैसे नहीं रखनी चाहिए थी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जजेस को किताबें नहीं लिखनी चाहिए थी. आई थिंक ऑफ कोर्स जज इज फ्री टू राइट अ बुक वेदर डिफेंडिंग हिमसेल्फ और प्रेजिंग हिमसेल्फ एज ही प्लीजेस. हमारा कर्तव्य है एज जर्नलिस्ट and as independent judicial observers who are on this distinguished panel, to either say that look, it's fine, it's interesting, it's anecdotal, it's fine, let him write it, or say that look, this kind of book, it does not behoove a judge to write this kind of book. But मेरा अलग ही वो है, मैं इनके वर्ड्स लेके कहूँगा अगर इस पे ये किताब लिखते कि व्हाट इज रॉन्ग विद द जुडिशरी आफ्टर हैविंग बीन चीफ जस्टिस, तो मेरे ख्याल में उसको और गौर से लोग पढ़ते. और मैं उनके वर्ड्स कहता हूँ, 2 पैराग्राफ्स जो मैंने कहीं से पता नहीं कहां से निकाले हैं. विद इन आवर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस देयर इज एन इंक्रीजिंग इंडिफरेंस टू द डेकोरम एंड डिसिप्लिन दैट वर ऑलवेज द हॉलमार्क ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन. Sadly, such indifference lies more among some of the stakeholders who are part of the justice delivery infrastructure, yet are completely indifferent to its health and progress. The indifference of such stakeholders to the dignity of our institution has reached new lows in the recent past, as rank hooliganism and intimidatory behavior has become the order of the day in some pockets of our court system. This has to be acknowledged so that its vicious designs are defeated and the glory of our institution stands uncompromised. These are beautiful words. This is Justice Learned Hand or Hugo Black or Justice Warren could have used these words. Now here is the Chief Justice using these words in the most deprecatory fashion. इतनी कड़ी निंदा कर रहा है हमारे कोर्ट सिस्टम की. अगर इन 2 पैराग्राफ्स को वो एक्सपैंड कर दे किताब में भाई, तो शायद कोई एक फिलॉसफी बनती है, शायद कोई एक तो कुछ और निकलता कि इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण दीजिए और किस तरह से सुझाव लाया जाए. जी बिल्कुल. जी सर, एक फाइनल कमेंट सर, वक्त बहुत कम है सर. बिल्कुल. हाँ, मैं बस 2 मिनट में लूंगा सर. कि जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक प्रश्न उठा है वाकई, क्यों ऐसी किताब लिख दी और कंट्रोवर्सी में फंसने की क्या जरूरत थी. इसके कंटेक्स्ट में मैं एक विष्णु पुराण से एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा. श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव को एक मणि की तलाश थी जो उन्हें पता था कि जंगल में किसी के पास है. उस व्यक्ति के पास कृष्ण जी गए और बलदेव दाऊ जी को बाहर छोड़ दिया जंगल के, कहा मैं लेके आता हूँ. और जब उस व्यक्ति का पीछा कर रहे थे तो उस व्यक्ति को शेर ने मार दिया और वो उसको खा गए और मणि उनके पेट में चली गई. उस शेर को तो जब कृष्ण जी लौट के आए तो बलदेव दाऊ जी उन पर बहुत नाराज हुए
और कहा कि कृष्ण, तेरे मन में चोरी आ गई है, यदि तुम्हें मणि की जरूरत हो तो तुम ले लेते, मगर झूठ तो मत बोलो कि शेर खा गया। और शेर चला गया। तो कृष्ण जी को अपने आप का बचाव करना बड़ा मुश्किल था, मगर वो इस काम के लिए लगे रहे। उन्हें पता लगा कि उस शेर को एक राक्षस ने मार दिया है और वो मणि उस राक्षस के पास है। वो राक्षस की गुफा में गए अपनी सेना लेके और अंदर चले गए अकेले, और कहते हैं, ये विष्णु पुराण में बुधवार साहब लिखा हुआ है कि 7 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद सारी सेना भाग गई कि अब तो कृष्ण जी मर गए। मगर 7 दिन के युद्ध के बाद उस राक्षस ने सरेंडर किया और वो मणि दी उनको और क्षमा मांगी। और उसके बाद जो है कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये मणि आप उस गांव के प्रधान को दो और वो लेके भरी सभा में आएंगे। अगर मैं ले जाके दे दूंगा तो दाऊ जी मुझे फिर कहेंगे कि तुम्हारी जेब में पड़ी हुई थी हमेशा की, अब झूठ बोल रहे हो। तो वो फिर बाद में खैर प्रधान जी मणि ले गए और वो दाऊ जी ने क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। मैं मैडम ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज लगता है, जिसको दोषी ठहराया जाता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो चार्ज है वो कोई मामूली चार्ज नहीं है। कोई कह दे इसने चोरी की है, इसने करप्शन किया है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। जो बात एक मैडम बस मैं कंप्लीट कर लूं। आई नो वी आर रनिंग अगेंस्ट, टाइम इज रनिंग अगेंस्ट सर। कि उनको कमेटी ने क्या फाइंडिंग दी, जस्टिस बॉब्डे की कमेटी की, किसी को आज तक पता नहीं है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। ये भी उसको नहीं बता पाई। इनको कॉपी जरूर मिली है, और मगर ये साफ है कि कमेटी ने स्टेटमेंट दिया था बॉब्डे साहब ने कि ये जो चार्ज था ये टोटली अनसब्सटेंशिएटेड था। जो महिला थी उन्होंने जाके उसमें कोई बयान नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई एफिडेविट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इन सब चीजों के लिए इस किताब का लिखना, मैं जस्टिस रंजन गोगोई को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरा जवाब जो है इसके उसमें कि उन्होंने किताब क्यों लिखी। जी बिल्कुल, किताब इसलिए बिल्कुल, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनको मणि मिली कि नहीं मिली, क्योंकि इस किताब ने कई और सवाल खड़े कर दिए, और ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब जस्टिस गोगोई अगर देना चाहेंगे तो उनको दूसरी किताब लिखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जो कमेंट्स आ रहे हैं जस्टिस गोगोई के पूरे कार्यकाल को देखते हुए, इस किताब से जुड़े हुए तमाम चीजों को देखते हुए, और जो विवाद उनसे जुड़े हुए हैं उसको देखते हुए, अभी मेरे एक दर्शक ने कमेंट भेजा है, मैं उसको, जानकी वल्लभ शास्त्री की, चूंकि आपने विष्णु पुराण की बात कही है इसलिए मैं जानकी वल्लभ शास्त्री के इस कविता के साथ अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। उसने ये लिखा है, जानकी वल्लभ शास्त्री की कविता को कोट करते हुए मेरे एक दर्शक ने लिखा है कि जस्टिस गोगोई का पूरा कार्यकाल जिस तरह से रहा है, उनके आने से लेकर जाने तक, और अब किताब के इस आने से लेकर और किताब पे हो रही बहस तक, कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृत उपदेशक वह है। महिलाओं को लेकर जिस तरह से जो उन पर आरोप लगाया है ये बहुत स्ट्रांग है हालांकि ये कमेंट, लेकिन जो मामला उन पर आया और जिसको अभी तक वो एक तरह से वो किताब लिखने के बाद भी बिल्कुल साफ नहीं हो पाए हैं, वो अपने आप में एक सवाल उठाता है। लेकिन जस्टिस गोगोई की इस किताब ने और भी कई सवाल उठाए, इसमें कोई शक नहीं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जस्टिस गोगोई की इस किताब को चाहे विवाद के रूप में देखा जाए या फिर एक किताब के रूप में देखा जाए, इतना जरूर है कि इसने कई सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर भी सोचने की जरूरत है। इसके साथ साथ अपने आप में ये बात कहना कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, उस पर अब बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है कि यदि ये राक्षस जुडिशरी में आ चुका है तो इसको कैसे दूर भगाया जाए और किस तरह से अपनी न्यायपालिका को हम इस धब्बे से बचा सकते हैं। जस्टिस गोगोई पर लगा हुआ धब्बा तो धुल भी जाएगा, लेकिन न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का अगर धब्बा गहरा होता गया तो 130 करोड़ जनता ऐसी परेशान होगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और 130 करोड़ जनता को जिसका अभिमान है कि हमारी न्यायपालिका बेहद दुरुस्त है और बेहद सही है, वो अभिमान टूट जाएगा। इस अभिमान को बचाने की जिम्मेदारी
केवल जनता पर ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं और जुड़े हुए थे, और इसीलिए जस्टिस गोगोई ने जिस तरह की बातें कही हैं उस पर बहस होना लाजमी था। बहरहाल जस्टिस गोगोई की किताब ने एक नई बहस को शुरू की है और इस बहस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।